हम ये जानते हैं कि एटम छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनता है और ये एक बहुत दिलचस्प बात है क्योंकि एटम खुद भी बहुत छोटा होता है। तो जाहिर है जो इसके अंदर ज़रात होंगे वो इससे भी छोटे होंगे। तो इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स जिनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। इसके अलावा इसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन जिसका कोई चार्ज नहीं होता, और होते हैं इलेक्ट्रॉन जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। अब सवाल ये पैदा होता है, और ये एक ऐसा सवाल है जिसका साइंसदान गुज़श्ता कई सालों से जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये है कि ये तमाम ज़रात किस तरह तरतीब दिए गए होते हैं। तो काफी तजुर्बात और तहकीक के बाद ये मालूम हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के मरकज में होता है, और साइंसदानों ने ये भी पता लगा लिया कि ज्यादातर वजन जो एटम में होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है, और वो एटम के मरकज में ही होता है। लिहाजा एक इब्तदाई मॉडल के मुताबिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के मरकज में पाए जाते हैं। तो चलिए हम समझने के लिए इसकी कोई मिसाल ले लेते हैं और हीलियम का एटम ले लेते हैं। तो हीलियम के एटम में होंगे, हीलियम के एटम के न्यूक्लियस में होंगे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इसके लिए कोई और रंग ले लेते हैं न्यूट्रॉन के लिए ताकि आगे पता चल जाए कि हम अब न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो हीलियम का न्यूक्लियस कुछ इस तरह दिखाई देगा। लेकिन फिर साइंसदानों का अगला सवाल ये था कि अगर प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है तो जाहिर है इनके दरमियान में आपस में कशिश पाई जाएगी, क्योंकि जब 2 मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं और उनके अंदर एक कशिश पाई जाती है। इसके बरक्स अगर चार्ज एक ही तरह का हो तो वो एक दूसरे को दूर या दूसरी तरफ धकेलते हैं। तो ये बातें सोचने के बाद साइंसदानों ने देखा कि उनके प्रोटॉन के पास है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के पास है नेगेटिव चार्ज, तो ये आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। और क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक सैयारा अपने सितारे के गिर्द चक्कर लगाता है। जैसे चांद हमारी अर्थ के गिर्द चक्कर लगा रहा है या हमारी अर्थ सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। तो वो एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वो कुछ यूं दिखाई देता है, या एक हीलियम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरह घूम रहे होंगे। मैं ये एक गोल मदार या ऑर्बिट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और बस कोशिश ही कर रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ कि ये कोशिश कामयाब भी हो जाए। हाँ, कुछ बेहतर बनी गई है शक्ल। अच्छा, अब ये एक ख्याल है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट पर ही पाए जाते हैं, लेकिन असल में ये मामला इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इस वाज़े गोल ऑर्बिट में ही नहीं पाए जाते बल्कि दूसरी जगहों पर भी पाए जाते हैं। हो सकता है कि वो किसी वक्त यहाँ हो या यहाँ हो, या हो सकता है कि वो यहाँ हो। तो ये बयान करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन ज्यादातर किस जगह पर पाए जाते हैं, साइंसदान ने एक नया ख्याल पेश किया जिसे वो ऑर्बिटल कहते हैं। मुझे इसको समझने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप हाइड्रोजन एटम को ध्यान में लाएं, और ऑर्बिटल का नक्शा बनाने के लिए बेहतरीन एटम है भी हाइड्रोजन। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो उसके न्यूक्लियस के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, उसके मरकज में सिर्फ एक प्रोटॉन होगा। और अगर हम किसी न्यूट्रल हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, और वो इलेक्ट्रॉन बजाय इसके कि इस तरह न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पूरे गोल दायरे में घूमे, हो सकता है कि वो यहाँ हो या किसी वक्त यहाँ हो, या यहाँ भी मौजूद हो सकता है या फिर किसी वक्त यहाँ पर, लेकिन ज्यादातर ये न्यूक्लियस के गिर्द मखसूस जगह पर ही पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 90% बार ये एक दायरे में पाया जाता है जो कुछ इस तरह दिखाई देता है।
लेकिन ध्यान रखें कि ये इस दायरे के अंदर भी कहीं पर भी पाया जा सकता है। हो सकता है कि वो यहाँ पर हो, या फिर यहाँ, या कहीं भी पाया जा सकता है, यहाँ, यहाँ या यहाँ। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 90% दफा ये इस दायरे में ही पाया जाता है। अब जो एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है वो ये है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन में थोड़ी ताकत शामिल कर दी जाए तो क्या होगा। अच्छा, यहाँ ताकत से क्या मुराद है? आप अगर किसी सैयारे या रॉकेट के बारे में सोचें कि अगर आप इन्हें थोड़ी और ताकत मुहैया करेंगे तो इनका ऑर्बिट और बड़ा हो जाएगा और वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस चीज को हम क्वांटम मैकेनिक्स से समझ लेते हैं। अच्छा, क्वांटम मैकेनिक्स इन चीजों के बारे में नहीं होती जो आहिस्ता आहिस्ता वाकई होती हैं। कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि क्वांटम किसी छोटी चीज को कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। क्वांटम से मुराद है एक खास मिकदार। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक मखसूस मिकदार की ताकत मुहैया करेंगे तो ये बजाय अपने पहले शेल या अपने इस पहले एनर्जी लेवल में पाए जाने के अपने दूसरे ताकत के लेवल पर कूद पड़ेगा, या फिर इससे अगले शेल पर। अच्छा, मैं इस ख्याल को कुछ इस तरह तस्वीर कर लेती हूँ जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसको भूख लगी है और आप उसको खाना दे दो तो उसके अंदर फौरन एक ताकत आ जाती है, वो पूरे घर में कूदता फिरता है, अपने कमरे से निकल के दूसरे कमरे में कूदने लगेगा। बस इसी तरह का हाल कुछ इलेक्ट्रॉन का होता है कि अगर आप उसे थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो वो अपने ऑर्बिट से निकल के दूसरे शेल पर चला जाएगा। तो इस लिहाज से अब 90% मर्तबा यहाँ इस शेल में पाया जाएगा, लेकिन अगर आप दोबारा इसे ताकत मुहैया करेंगे तो ये अपने अगले एनर्जी लेवल पर कूद पड़ेगा और इस तरह से एक अजीब सा पैटर्न बना लेगा जो इस डम्बेल की शक्ल जैसा दिखाई देता है। यानी ये 90% मर्तबा अब ऐसे ऑर्बिटल में पाया जाएगा जिसकी शक्ल इस डम्बेल की तरह होगी। अच्छा, अब मैं आपको किस तरह समझाऊं कि ये डम्बेल क्या होता है। आपने कभी किसी पहलवान को जिम में वर्जिश करते तो देखा होगा, तो जब वो अपने मसल बना रहे होते हैं और वजन उठा रहे होते हैं, हो सकता है कोई 10 किलो का वजन उठा रहे हो अपने एक बाजू से और 10 किलो का दूसरे बाजू से, तो जो वो वजन उठाते हैं उसकी एक खास शक्ल होती है और वो इस तरह की शक्ल होती है। ये इसको हम कहते हैं डंबल। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये डंबल की शक्ल किस तरह बनी है। तो आप ये जान लें कि जैसे जैसे आप ताकत शामिल करते रहेंगे वैसे वैसे ऑर्बिटल की मुख्तलिफ सी अजनबी या अजीब सी शक्लें बनती जाएंगी। ये समझ ले कि इलेक्ट्रॉन बेचारा शायद दीवाना हो गया है और अपने ऑर्बिटल की मुख्तलिफ सी शक्लें बनाने लग गया है। चले इस बात को मैं किसी और तरह भी समझा लेती हूँ। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि मैं एक रस्सी लूं और इसको हिलाऊं तो कुछ इस तरह की लहरें बनेगी। जैसे जैसे मैं ताकत शामिल करती जाऊंगी वैसे वैसे ही मुख्तलिफ किस्म की शक्लें बनती जाएंगी इस रस्सी की। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल की भी शक्लें बनती रहती हैं। तो अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करें तो साइंसदानों ने कंप्यूटर के जरिए कुछ इब्तदाई ऑर्बिटल्स की शक्लें बनाई हैं जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं। अगर सबसे कम ताकतवर इलेक्ट्रॉन हो तो वो इस s ऑर्बिटल में पाया जाएगा और इसे हम 1s कहते हैं क्योंकि ये अपने पहले शेल में मौजूद है और इस वजह से ये न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा करीब है। और अगर आप और ताकत शामिल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन दूसरे ताकत के लेवल या ऐसे कह लें कि अपने दूसरे शेल पर कूद पड़ेगा और दूसरे शेल का ये सबसे कम ताकत रखने वाला ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल कहलाता है। अब अगर आप मजीद इसमें ताकत शामिल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे शेल में ही रहेगा, लेकिन अब दूसरे शेल के अगले ऑर्बिटल में पाया जाएगा जो कि ज्यादा ताकत रखते हैं और इसे 2p कहा जाता है। अच्छा, 2p अगर x डायमेंशन में पाया जाए तो इसे 2px कहते हैं और अगर ये y डायमेंशन में पाया जाए तो उसे 2py कहेंगे और अगर ये इस तरह स्क्रीन के अंदर और बाहर की जानिब पाया जाए यानी z
डायमेंशन में, तो फिर इसे हम 2pz कहते हैं। और फिर इस तरह आगे ऑर्बिटल्स बढ़ते जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल पर पहुंच जाए तो इसे d ऑर्बिटल कहते हैं, और अगर चौथे शेल पर पहुंच जाए तो उसे f ऑर्बिटल कहेंगे। अच्छा, अभी तक हमने सिर्फ हाइड्रोजन की एटम की बात की है जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और हमने ये देखा है कि अगर हम उसके अंदर मुसलसल ताकत शामिल करते जाएंगे तो क्या होगा। तो आप ये तस्वीर कर सकते हैं कि अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो आप इन दोनों को इस वाले 1s ऑर्बिटल में डाल सकते हैं, लेकिन इसके नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को दूसरी तरफ धकेलेंगे, क्योंकि इन दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को अपने से दूर धकेलेंगे। तो अगर हम चाहें कि इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन चला जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा इसे आप डालेंगे 2s ऑर्बिटल में, जो कि ज्यादा ताकतवर लेवल है, और ये वाला शेल भी 2 इलेक्ट्रॉन रखने की सलाहियत रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1s और 2s के दरमियान 4 इलेक्ट्रॉन शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने 5वां इलेक्ट्रॉन डालना है तो वो हम p ऑर्बिटल में डालेंगे। अब आखिरी नुक्ता जो आपको समझाने का है वो ये है कि ऑर्बिटल्स और शेल किसे कहते हैं। तो पहले आप लफ्ज शेल के बारे में जान लें कि कभी कभार एनर्जी लेवल और शेल को एक दूसरे के मुतबादिल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस डायग्राम में मैंने पहले और दूसरे दोनों शेल्स की अक्कासी की हुई है। तो ये वाला शेल जो मैं आपको दिखा रही हूं ये एक शेल है और ये एक दूसरा शेल है। अब आप एक और लफ्ज सुनेंगे जिसे हम सब शेल या सब लेवल कहते हैं। इससे मुराद ये है कि s या p या d या f ऑर्बिटल की बात की जा रही है। अगर मैं इसके गिर्द निशान बनाऊं तो इसका मतलब है कि मैं पहले शेल की बात कर रही हूं। अब पहले शेल के पास सिर्फ एक सब शेल है और इस सब शेल को 1s कहते हैं, और इस 1s के सब शेल के पास एक ऑर्बिटल है यानी 1s ऑर्बिटल। तो जब हम पहले शेल की बात करेंगे तो वहां शेल या सब शेल या ऑर्बिटल सब एक ही चीज को कहा जा रहा है, लेकिन अगर हम दूसरे शेल की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें 2 सब शेल्स हैं यानी s और p सब शेल्स, लिहाजा ये एक सब शेल है और ये दूसरा। तो इस बात से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो इस बात को हम यहीं रोकते हैं और अगली वीडियो में हम मुख्तलिफ एटम्स की बात करेंगे और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे। यानी हम कुछ मिसालें ले लेंगे और देखेंगे कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह तरतीब दिए गए होते हैं।